हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक रेनबो के पोइट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर, आपकी सेकंड पोएम जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, पढ़ने वाले हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं बल्कि वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं और हम एक दिन इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। मैं लाइव क्लास वाले मॉडल पे आजकल क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको मालूम है कि इसी चैप्टर को अगर मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा तो 50-55 मिनट की क्लास हो जाएगी, घंटों भी लग सकते हैं। लेकिन मैं आपको 10 से 15 मिनट में ये पूरी पोएम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देने वाला हूं, अब तक के सबसे आसान लैंग्वेज में। बिल्कुल इतना आसान कि आप अब इस चैप्टर को चाहे खुद पढ़ाना किसी को तो पढ़ा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पोएम को शुरू करने से पहले मैं हर एक पोएम में, या अगर मैं प्रोज सेक्शन पढ़ा रहा हूं तो हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ, थीम भी बता देता हूँ, इसलिए कि ये जो थीम है आपको समरी लिखने में हेल्प करता है। और राइटर के बारे में या पोइट के बारे में अगर आप जान लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, ये वॉल्ट विटमैन है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के नेशनल पोइट हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी पोइट हैं ये, बहुत कंट्रोवर्शियल भी हैं, मतलब ये कि बहुत विवाद भी रहा इनके लिखने पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये जो पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका नाम वॉल्ट विटमैन है। 1819 में ये अमेरिका में पैदा हुए और 1892 में इनकी डेथ हुई। इनको पीपल्स पोएट कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रिपीटेडली पूछा जाता है। और ये किस साल पैदा हुए, किस साल इनकी डेथ हुई, इसको भी आपको ध्यान देना है, ये भी पूछा जाता है। तो नाम वॉल्ट विटमैन, 1819 में अमेरिका में पैदा हुए 1892 में उनकी डेथ हुई। पीपल्स पोएट कहलाते हैं और इन्होंने 1861 में वहां सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, उस सिविल वॉर में इन्होंने वॉलंटियर की भूमिका निभाई थी। मतलब जो घायल हो जा रहे थे, उनकी है, उनको इन्होंने मतलब फर्स्ट एड सर्विस जो होता है वो इन्होंने प्रोवाइड किया था। बुक्स बाय हिम, अगर इनकी किताबों की बात करें तो इनकी किताबों में लीव्स ऑफ ग्रास है जो 1855 में पब्लिश हुआ था, और दूसरी बुक है ड्रम टैप जो 1866 में पब्लिश हुआ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है। दूसरी चीज ये है कि इसके टाइप के बारे में, जैसे आपने पढ़ा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक हिस्से है, भारत इज माय होम एक स्पीच है, ए पिंच ऑफ स्नफ एक शॉर्ट स्टोरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है तो आप कहेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है कि इसमें कोई राइम, टोन, लय, सुर, ताल, इसको नहीं देखा जाता। और जो लाइंस होती हैं उसकी लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं होती। अब आप जैसे इसको अगर पढ़ेंगे ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि 8-8 लाइन का 5 स्टैंजा आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो टोटल 40 लाइंस है। अगर आप पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को तो आप देखेंगे कि आपको 4-4 लाइन का स्टैंजा मिलता है। कितने लाइन का? 4-4 लाइन का। तो एक और एक सिलेबल होता है वहां पे, एक राइम होता है, एक लय होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा। टोटल 13 लाइंस है। अच्छा, कुछ एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नाम की एक छोटी सी पोएम नहीं है इनकी, बहुत लंबी पोएम है जिसमें 52 सेक्शन है टोटल। उस 52 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है ना, वो आपके सिलेबस में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। थीम की अगर बात करते हैं तो ये चूंकि पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि बहुत लंबी पोएम है, पूरी एक किताब है इस पोएम की, है ना, तो बहुत सारे टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया है इसमें। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें अपने अपना जो रियल सेल्फ है, अपने अंदर की जो हमारी असल पहचान है, उसको हमें महसूस करना चाहिए। और नेचर के साथ जो हमारा रिश्ता है, प्रकृति के साथ, इस ब्रह्मांड में, इसको हमें जानना चाहिए। ये पोएम मेनली टॉक करता है, मतलब ये पोएम स्पेशली बात करता है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने उसको यहाँ पर
आपको एक उसका सार बनाकर दे दिया है समरी के तौर पे। ये मेनली 3 टॉपिक है। इस 3 टॉपिक के बारे में आपके पोएट बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैश्विक भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, के पूरे दुनिया के लोग एक हैं। दूसरा स्वयं की पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। और तीसरा प्रकृति के साथ कवि का संबंध, रिलेशन विद नेचर। आपको मेरा अगर पूरा कंप्लीट कोर्स करना है जिसमें हर एक चैप्टर, प्रोज, पोएट्री और कंप्लीट ग्रामर का, पूरे क्वेश्चन बैंक का अगर एक बार में एक्सेस चाहिए कि हम आज ज्वाइन करें और आज ही पूरे कोर्स के जिस टॉपिक को हम पढ़ना चाहें पढ़ लें, तो आप टॉपर्स 12th कोर्स 2025 से जुड़िए। स्टार्ट करते हैं। लाइन मैंने इसको लाइन में बांट दिया है कि पूरी जो 13 लाइन है 1 2 3, इस जो शुरू की 3 लाइन है इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पोएम है वो कुछ यूं है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अब जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि देखो मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि मैंने क्या किया है कि मेरी नज़र में मुझे लगता है कि मेरे बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए जो वर्ड प्रॉब्लम कर सकता है वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। जैसे सेलिब्रेट, एज्यूम, ये सब वर्ड इसमें है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो उसकी वोकैबुलरी नीचे है यहाँ पर, मीनिंग। और ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं यहाँ पर और जिसके नीचे ये एक लाइन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए मैंने इधर एक सेक्शन बनाया मे आई हेल्प यू के नाम से, और इस सेक्शन में मैं एटम बिलोंगिंग टू मी इसको समझा रहा हूँ। ठीक है। ये आप देखेंगे पूरी पोएम मैंने इसी तरह से सजा रखा है, चाहे कोई भी चैप्टर हो मैं आपको इसी अंदाज में पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखो पोइट यहाँ पर बिंदास होने की बात करता है, पोइट यहाँ पर वैश्विक भाईचारा की बात करता है। पोइट कहता है कि मैं खुद ही खुशियां मनाता हूँ, मतलब मुझे खुशी मनाने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती, मैं बिंदास रहना पसंद करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं गाता भी खुद ही हूँ। और आगे वो कहते हैं एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, और जो कुछ भी मैं कल्पना करता हूं, मैं सोचता हूं, मेरे ख्यालात में जो कुछ भी है, यू शैल एज्यूम, वही तो आपके ख्यालात में है। यहाँ आई कौन है, तो यहाँ आई पोएट है, और यहाँ यू कौन है, तो यहाँ यू इनके रीडर हैं, इनके पाठक हैं, या हो सकता है अमेरिका के लोग होंगे, अमेरिकन पीपल होंगे। ये कह रहे हैं मैं खुद ही खुशियां मनाता हूं, मैं खुद ही गीत गाता हूं, और जो कुछ भी मैं एज्यूम करता हूं वो आप भी एज्यूम करते हैं, जो कुछ भी मैं सोचता हूं वो आप सोचते हैं। क्यों? उसका कारण ये है, आगे अगली लाइन में वो बताते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। एटम का मतलब यहाँ पर परमाणु नहीं, एटम का मतलब है वो कण, वो पार्टिकल जिनसे मनुष्य का निर्माण हुआ है। तो वो कहते हैं कि जिन जिन कणों से मेरा निर्माण हुआ है उन्हीं कणों से आपका निर्माण हुआ है, यानी कि हम पूरी दुनिया के लोग एक हैं, वी ऑल आर वन पीपल। चलिए, मे आई हेल्प यू में आपको मैंने हेल्प कर दिया। क्या? वैसे तो एटम का शाब्दिक अर्थ परमाणु होता है, लेकिन यहां पर कवि का तात्पर्य है कतरा या कण, और एटम बिलोंगिंग टू मी का अर्थ है वो कण जिससे कवि का निर्माण हुआ है। यहां पर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लेंगे। आपको इसकी पीडीएफ फाइल ओके इंग्लिश एकेडमी के टेलीग्राम ऐप पर भी मिल जाएगी, और ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप पर आप जब जाएंगे फ्री मटेरियल में तो वहां पर भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर 4 और 5 को एक्सप्लेन करते हैं। आई लोफ, गांव घर में सुना होगा, बूढ़े कहते हैं लड़कों को, जवान लड़कों को, एक नंबर का लोफर है ये। लोफर मीन समझते हो? ये एक्चुअली वो जो लोफर बोलते हैं ना, उनको खुद ही पता नहीं होता कि वो इंग्लिश वर्ड बोल रहे हैं, ये इंग्लिश का वर्ड है। लोफ का मतलब होता है घूमना, घूमना, भटकना, तो लोफर कहते हैं भटकने वाले को। ठीक है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। अब पोइट यहाँ पर अगली जो 2 लाइन है इसमें बात कर रहे हैं कि वो मस्ती करने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं और जिंदगी को अपने हिसाब से वो गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखो मैं घूमता रहता हूँ, और साथ ही मैं अपनी आत्मा को भी आवाज देता हूँ, उसको भी इनवाइट करता हूँ कि भाई चलो मस्ती करो मेरे साथ। आई लीन का मतलब होता है आराम करना, मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, और फिर घूमता हूँ, एट माई ईज, अपनी सहूलत से, अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं जहां चाहता हूं वहां आराम करता हूं। और स्पेशली वो अभी यहां पर कहां पर आराम करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर मींस जानते हो आप क्या होता है? जैसे देखो ये घास है, ये घास है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये ऊपर का जो नोकीला सिरा है, इसको हम इसको हम स्पीयर कहते हैं, इसको हम SPEAR कहते हैं। पिक्टोरियली मैंने आपको समझा दिया तस्वीर में।
तो वो कहते हैं कि मैं रेस्ट करता हूं और घूमता रहता हूं, अवलोकन करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए गर्मी के मौसम की जो सूखी घास होती है उसके नुकीले सिरे पर आराम करता हूं मैं। मतलब उसको ऑब्जर्व करते हुए देखता हूं, आराम करता हूं। आगे चलिए, नेक्स्ट वन है। अब अगली जो ये दो लाइन है, लाइन नंबर 6 और 7, यहां पर ये देशभक्ति की बात करते हैं। कहते हैं माई टंग, मेरी जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर। दिस सोइल का मतलब है अमेरिका की मिट्टी और अमेरिका की हवा। मतलब मेरी जीभ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कतरा ये अमेरिका की मिट्टी और हवा से बना है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैंने यहाँ अपने माँ बाप से जन्म लिया। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और वो जो मेरे माँ बाप थे उन्होंने अपने माँ बाप से जन्म लिया। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी वो खुद की, अपने दादा की, अपने परदादा की, सबकी बात कर रहे हैं कि हम सब यहीं जन्मे, यहीं पले, यहीं बढ़े, यहीं के मिट्टी और हवा से मेरा निर्माण हुआ, हम यहीं के हैं, है ना। ये अमेरिका पर अपने अधिकार की बात करते हैं। आगे चलो, फिर आगे लाइन नंबर 8 और 9 है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको एक्सप्लेन करने के दौरान थोड़ी सी तकलीफ होती है टीचर्स को, वो कुछ और समझ लेते हैं। देखो एक्चुअली, अच्छा यहाँ पे एक जानकारी आपको मिलेगी, वो क्या है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब आप समझे कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि पोएट इस पोएम को लिखने के समय, जब इन्होंने इस कविता को लिखा था, तब उनकी उम्र 37 साल थी। तो इस कविता को लिखने के समय पोएट की उम्र कितनी थी? 37 ईयर्स। वो कहते हैं मैं अभी 37 साल का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ, और अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। 37 साल की उम्र है मेरी और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। और अगली लाइन में वो दुआ करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्या कहते हैं? होपिंग, और मैं आशा करता हूं, टू सीज, सीज का मतलब होता है रुकना, नॉट टिल डेथ, कि मैं अपनी मृत्यु मृत्यु तक, मैं अपनी मौत तक नहीं रुकूं, मैं इतना ही स्वस्थ रहूं जितना स्वस्थ अभी हूं। सीज नॉट टिल डेथ, सीज का अर्थ होता है रुकना, और कभी मौत तक नहीं रुकना चाहते हैं, यानी हमेशा वैसे ही स्वस्थ रहना चाहते हैं जैसे अभी हैं। और अगली ये जो दो लाइन है इस दो लाइन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा सा विवाद है, थोड़ी सी समस्या है। वो कहते हैं कि ये जो देखो तुम्हारा क्रीड है ना, क्रीड कहते हैं वो एक मान्यता, जैसे सबका अपना, सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता होती है। वो कोई किसी चीज को मानता है, कोई किसी चीज को मानता है, किसी का देवता कोई और है, किसी के भगवान कोई और है ना। इस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। सबकी मान्यता अलग है, कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई मजार पे जाता है ना कुछ। तो ये इसी को क्रीड बोलते हैं, लोगों को का मानने का अपना अलग अलग नजरिया। क्रीड्स एंड स्कूल, अच्छा स्कूल का ये मतलब मत समझ लेना कि वो विद्यालय जहां तुमने पढ़ा है, नहीं। स्कूल का कई सारा मतलब होता है। स्कूल का मतलब वो स्कूल भी, वो विद्यालय जिसको कहते हो वो भी जहां तुमने पढ़ा है। स्कूल का मतलब वो भी होता है, जैसे मछली का झुंड भी स्कूल कहलाता है, ठीक है। स्कूल का मतलब एक और होता है, ये यही जो यहाँ पर है, मतलब वो स्कूल ऑफ थॉट्स, एक एक समझो कि आपका, आपकी एक धार्मिक मान्यता, एक सोच जो आपकी है वो। तो कहते हैं कि तुम्हारा जो क्रीड है और तुम्हारा जो स्कूल है, इन एबियंस, इन एबियंस का मतलब है उसको रोक दो, है ना। बवाल वाली लाइन है ना ये। अब आप किसी को कहो कि आपकी जो धार्मिक मान्यता है उसको छोड़ दो, तो किसी को भी बुरा लगेगा। पोएट कहते हैं ऐसा। रिटायरिंग बैक, उसको छोड़ दो, अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। वो ऐसा नहीं कहते कि तुम हमेशा के लिए त्याग दो उसको, बल्कि वो कहते हैं कि अपने ऊपर इस तरह के बोझ को मत रखो, थोड़ी देर त्याग करके देखो इसको, और जिंदगी का मजा लेके देखो, बिना अपने ऊपर बहुत सारे नियम कानून, धार्मिक मान्यता, इस सब का बोझ अपने ऊपर मत डालो। सफीस्ड, सफीस्ड का मतलब है काफी है, एट व्हाट दे आर, बट नेवर फॉरगॉटन। उसको हमेशा के लिए मत भुलाओ, लेकिन एक पल के लिए उसको त्याग करके देखो, उसमें बड़ा मजा आएगा तुम्हें। जिंदगी को बेफिक्री के साथ जियो, है ना। आगे चलो, नेक्स्ट। एंड द लास्ट टू लाइंस जो हैं, जहां वो कह रहे हैं कि आई हार्बर, देखो हार्बर का एक दो मतलब होता है। एक तो वो है जो बंदरगाह है, ठीक है, और एक वो है, हार्बर का मतलब होता है यकीन करना,
बिलीव करना, विश्वास करना। पोइट कहते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मतलब मैं, पोइट फैटलिस्ट हैं, फैटलिस्ट उसको बोलते हैं जो भाग्य पर विश्वास करता है। तो पोइट कहते हैं देखो मैं अच्छे पर और बुरे पर दोनों पर यकीन करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और पोइट यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मतलब ये कि बोलने की स्वतंत्रता। वो कहते हैं कि मैं सच को सच और झूठ को झूठ कहने की क्षमता रखता हूं। मैं हर एक संकट में, हजार्ड का मतलब होता है संकट, मैं हर एक संकट में खुद को बोलने की क्षमता रखता हूं। नेचर विदाउट चेक, और फिर वो आखिरी लाइन में फिर से दुआ करते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तू मुझे बिल्कुल उसी तरह से क्या बोलते हैं गतिशील रख जिस तरह से ये प्रकृति गतिशील है। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, जिस तरह से ये प्रकृति विदाउट चेक, चेक का मतलब होता है रुकना, बिना रुके हुए अपने असल ऊर्जा के साथ अपने पथ पर गतिशील है, जारी है, विद्यमान है। बिल्कुल उसी तरह से मैं अपनी मैं मेरी जो लाइफ गुजर रही है, मैं ऐसा ही बिल्कुल नियम के साथ, नियमबद्ध रूप से, सिस्टमैटिक रूप से गतिशील रहूं। मीन्स के जैसे देखो नेचर कैसे गतिशील है, बिना रुके हुए। सूरज रोजाना उगता है पूरब से, रोजाना पश्चिम में डूबता है। चांद की जो रूटीन है 30 डेज की, उसी के हिसाब से चलता है। जमीन सूरज के ओर चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये जो है ना नेचर गतिशील है, हर 12 घंटे के बाद रात और दिन फिर आ जाता है। तो ये सिस्टम है नेचर का, ये कभी नहीं रुकता, इट नेवर स्टॉप्स। तो पोइट दुआ करता है भगवान से कि मैं भी कभी नहीं रुकूं, मैं भी ऐसा ही गतिमान, गतिशील हमेशा रहूं। देखिए आखिरी लाइन, हिंदी एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखा है मैंने, सबको नहीं पढ़ा, मैं लास्ट वाला आपको पढ़ के बता देता हूं। इतनी आसान लैंग्वेज है कि किसी एलकेजी के बच्चे को भी समझ में आ जाए। इस लाइन में, यानी इस 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है हिंदी में। इस लाइन में कवि ये कहना चाहते हैं कि वो अच्छी और बुरी सभी सोच का आदर करते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि वो हर खतरे, परेशानी और इस प्रकृति के बारे में खुद को खुलकर बोलने की इजाजत देते हैं। यहाँ पर वो इंसानों के बोलने की आजादी की बात करते हैं, और आखिरी लाइन में वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उसी प्रकार अपनी जिंदगी को बिना रुके गुजारना चाहते हैं जिस तरह से ये प्रकृति अपने पथ पर बिना रुके चलती रहती है। तो इस 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन था ये। पूरे 13 लाइन का एक्सप्लेनेशन शुरू से एंड तक आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में, टेलीग्राम पे भी, हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में भी। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप जितने बच्चे हैं पूरे बिहार के जाइए और टॉपर्स 12th कोर्स 2025 से जुड़ जाइए। अभी के अभी आपको पूरे कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा ट्रिक के साथ। अब देखिए साइंस और आर्ट्स के लिए भी हमने स्टार्ट कर दिया है 2 चैनल, ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी। आपको पता है जहां बिहार में 3-4-5 हजार की फीस ली जाती है, मैं सिर्फ और सिर्फ 999 की फीस में पूरे 1 साल तक लाइव क्लास के साथ ये चारों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और आर्ट्स के ये सभी पेपर्स पढ़वा रहा हूं। आप जाइए अभी के अभी जुड़िए, ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, और कोर्स से जुड़ने में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके सामने ये 2 दिए गए नंबर्स हैं, आप इन 2 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आपके लिए ढेर सारा प्यार। किसी दिन मैं लाइव सेशन लेकर आऊंगा ऑब्जेक्टिव का, आप सभी जुड़ेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, हर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। लव यू ऑल।